एक तो कल जो है गवर्नर साहब को हम मिले थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और अरोड़ा साहब और सारे विधायक। स्पीकर कहाँ बज रहा है? पता ही नहीं लग रहा। आवाज ठीक है सर, आप आ रही है? गेट खोल दो, अच्छी तरह आ जाएगी, गूंजेगी नहीं आवाज। गेट खोल दो। वैसे तो बिना माइक के बोल दो जी, बिना माइक के बोल आएगी पीछे नहीं बोल। कल जो है हम सभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष उदयमान जी, मैं, विधायक साथी अरोड़ा साहब और हमारे और वरिष्ठ कांग्रेस राज्यपाल जी को मिले थे। एक तो जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि आज ऐसा माहौल प्रदेश में बना हुआ है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक बन गया है, शेल्टर होम बन गया है हरियाणा, यहाँ तक कि चुने हुए नुमाइंदे सुरक्षित नहीं, उनको भी जो है थ्रेट मिल रही हैं और रैंसम के कॉल्स आ रहे। तो दूसरा जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पर चल, आप देख रहे हैं कि सरकार में एक के बाद एक घोटाला होता रहा। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी काउंसिल, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो। ये कितने घोटाले मैं बता सकता हूँ आपको, नौकरियों को घोटाला हो। लेकिन आज तक भी जो मान लो जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल नहीं है हेड कौन कर रहा है HPSC को। छोटी मछलियों को पकड़े जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो जिन्हें SIT बिठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट में। और फार्मेसी काउंसिल में मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है, और फिर जो हेड हो उसके बचाव में सरकार आए, इसका मतलब क्या है? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। तीसरा जो खेतर में हुआ, चाहे वो कर्मचारी को आंदोलन हो, चाहे व्यापारी आंदोलन करें, चाहे किसान करें, अब खेतर गांव में वहाँ के पूरे गांव वाले कर रहे थे। एक गौशाला जो उनकी ऐश होती है, राखी जो थी पावर प्लांट की, वो निरंतर कई सालों से उसका इस्तेमाल गौशाला के लिए, उसके आमदनी जो थी गौशाला में लगाई जा रही थी, गौशाला के लिए। और एकदम उन्होंने नया कानून डाल दिया कि भाई इसका यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा और सरकार ऑप्शन करेगी। तो पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं, उनको लाठीचार्ज करिए, व्यक्ति उनका मारा, और उसके बाद लाश देने से मना कर दिया उन्होंने सरकार ने। बाद में दबाव पड़ा तो कल उनको डेड बॉडी दी और उनका ही एक व्यक्ति मारा गया और 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ, 10 व्यक्तियों के खिलाफ। हमारी मांग थी कि भाई सारे जो है मुकदमे वापस लिए जाए, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको कम्पनसेशन दिया जाए और एक नौकरी दी जाए, और गौशाला में की आमदनी का जरिया बनाया जाए जो वो करते हैं गौशाला के। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय आज जो है वो है, आज हमारा प्रदेश आर्थिक संकट में जाने के कगार पे खड़ा है। 3,24,448 जो है आज कब्जा हरियाणा के
नहीं स्लिपे करा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि स्टेट लायबिलिटी इतनी बढ़ रही है। हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए, ये कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही नजर, फीता काटना जरूर आ रहा है। फीता काटू सरकार है, जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, किसने जमीन दी थी, इसकी कोई डिटेल नहीं दी, बल्कि इतना डिले कर दिया प्रोजेक्ट। एक बिल्डिंग बनाने में 8 साल लगते हैं, तो ये इस प्रकार से फीता काटने की सबसे बड़ी वाहवाही देते हैं। लेकिन ये वाइट पेपर इशू करें कि कहाँ क्यों कर्जा लिया गया, कितना पैसा कितना लिया गया। देखिए 2005-2014 तक जीएसडीपी का कुल 16% खर्चा था, जो कि अब 27.8% हो गया है जीएसडीपी का। जीएसडीपी रेट बढ़ा हुआ है, फिर भी इतना परसेंट कर्जा हो गया, जबकि 2005 में से जब हमने सरकार ली उस टाइम 24% या कुछ था, उसको हमने घटाया, इन्होंने बढ़ा दिया। इतना अब तो मैं बताना 3,24,448 ये टोटल जीएसडीपी का कितना कर्जा है, 27.8, ये 22-23 में जो है 27.8। अब जो है 2014-15 और 21-22 में जो है स्टेट लायबिलिटी जो है 3.13 टाइम्स बढ़ गई, 3.13। तो इस प्रकार से ये चिंता की बात है कि आज हम ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। मतलब एक भी फैसला किसान के हित में, जैसे मैंने कहा, अब हमारे समय में जो टावर लगते थे, हाई टेंशन टावर किसी किसान के खेत में, तो जहाँ से तार गुजरते थे उसका भी कंपनसेशन मिलता था। अब उन्होंने पॉलिसी बदल दी, तो जहाँ से तार गुजरे उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जितने में टावर बने हैं उतने में कंपनसेशन मिलेगा। वो कहाँ जाएंगे, उसकी जमीन तो है, उसके भाव तो आधा हो गया, ना मकान बन सकते हैं नजदीक हाई टेंशन के, ना और काम कर सकते हैं, जमीन का भाव आधा हो जाता है। इस प्रकार से हर फैसला इनका ऐसा ही है, कहना कुछ करना कुछ। अब एमएसपी पैडी की अनाउंस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सारी स्टेटों में रिकमेंडेशंस नहीं, सब ने अपना अपना मांगा है, बहुत कम दिया है। तो हरियाणा सरकार तो सबसे ज़्यादा, पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैडी होती है, वो डिमांड ही नहीं किया कि हमारे एमएसपी में इनका इंक्रीज किया जाए। कोई इसकी तरफ से कोई मतलब ध्यान ही नहीं है इन लोगों का इसकी तरफ से। इसी प्रकार से मैं बयान पढ़ रहा था कि बीबीएमबी में भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड से या भाखड़ा से 1,000 क्यूसिक पानी हमारे कम मिल रहे हैं। क्यों मिल रहा है? हमने तो विधानसभा में उठाया था, जब से ये बीबीएमबी बनी है उससे लेकर जब तक हमारी सरकार रही, जो वहाँ का इरिगेशन का मेंबर था हरियाणा का रहा, और इन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया, बस मेंबरशिप क्वालिफिकेशन बदलने का काम कर दिया, कहीं बाहर का बन सकता है। ये प्रथा थी, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का और बिजली का पावर का मेंबर पंजाब का, और चेयरमैन जो होगा वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का नहीं होगा। लेकिन ये तीनों फ्लॉट की गई वहाँ पर, और उसका नतीजा देख रहे हो, हरियाणा को अपना हिस्सा भी पानी का नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से एक जो जैसे मैंने कहा डबल स्पीकिंग, कहते कुछ है करते कुछ है। क्या 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे हम किसान की? आमदनी तो नहीं करेगी, लागत दुगनी कर देंगे। आमदनी तो बल्कि अब लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, किसान तो नुकसान में। खाद का भाव जो मैं आपको ये 2 साल का बता रहा हूँ,
आज का भाव आप हैरान होंगे, 2020 में जो 1150 था आपका DAP वो 1350 है, और MOP जो 850 था म्यूरेट ऑफ पोटाश वो आज 1700 है, और आपका जो सल्फर जो है 5 kg जो 200 की दिया 270 की है, और खरपतवार नाशक जो मतलब पेस्टिसाइड है जो 400 के थे आज 650 की है। तो हर हिसाब से लागत तो दुगनी सिर्फ ज़्यादा होगी और आमदनी घट गई, तो जो है डबल स्पीकिंग की आदत है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसी प्रकार से कल बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन का गठन किया, जैसे हमने मांग करते आ रहे थे, अरोड़ा साहब ने भी हमने भी कहा, और शेड्यूल कास्ट कमीशन का तो अब तक भी नहीं किया, जो जब हमारे टाइम में कोई कमीशन का गठन नहीं किया। बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन तो गठन कर दिया, लेकिन उसका रेफरेंस टर्म ऑफ रेफरेंस में ये नहीं लिखा, जो कि सबसे पहली चीज़ है कि सेंसस जो है वो उस कास्ट सेंसस होनी चाहिए स्टेट में। जब आपको यही पता नहीं, कास्ट सेंसस नहीं है, कौन कितने हैं, कौन अति बैकवर्ड है, कौन एग्रीकल्चर होल्ड करते वो बैकवर्ड है, तो आप क्या उनको दोगे? तो कास्ट सेंसस के बगैर कोई भी कमीशन गठन हो बैकवर्ड क्लासेस से जो है उनको उनका न्याय नहीं मिलेगा। जैसे इन्होंने फैसला किया है कि 8 लाख क्रीमी लेयर से घटा के 6 लाख कर दिए, तो एक चपरासी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए थी बातें, जो स्पेशली कास्ट सेंसस होनी चाहिए। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर 1 है ही, हरियाणा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बुजुर्गों को भी माफ नहीं किया गया। जो ओल्ड सम्मान पेंशन थी 4,76,000 लोगों की पेंशन काट दी गई, बल्कि जो बेसहारा बच्चे थे उनके भी 38,376 बच्चों की पेंशन काट दी गई। मतलब चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बेसहारा हो, किसी के भी रिलीफ की बात सरकार ने नहीं की। ये है मोटी मोटी बातें, और कोई आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी का सब क्या और आगे आप इसमें करने जा रहे हैं? सुरक्षा को लेकर जो धमकी लगी है सर? नहीं, सवाल विधायकों का नहीं, विधायक को तो नुमाइंदे हैं लोगों के। आम आदमी को सुरक्षा का वो दिया जाए भाई। आम आदमी, हर आदमी आज हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव कुछ आदमी आए थे मेरे पास जो इन्वेस्ट करते थे, तो वो कह रहे थे जी गुड़गांव में जो पहले गुड़गांव और नोएडा दिल्ली के साथ है, नोएडा से ज़्यादा प्रेफरेंस लोगों की थी क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक थी, और इसी वास्ते ऐसा समय था कि जापान की कुल 70% देश में इन्वेस्टमेंट अकेले हरियाणा में थी, गुड़गांव में। अब जो है यहाँ से बेटर नोएडा है, और वहाँ इन्वेस्टमेंट जाएगी, कोई हमारे हरियाणा में इन्वेस्टमेंट लाएंगे कुछ भी है, ऐसी परिस्थिति है। कोई भी इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको सुरक्षा को मिलेगा, तो प्रदेश जो है इसी वास्ते पिछड़ रहा है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये कानून व्यवस्था भी उसमें एक मुख्य कारण है। तो सभी का कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके एक लोगों में विश्वास पैदा किया जाए, जो अविश्वास बन गया है, जो असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। सर हम गोलियां चला रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र में देखते हैं गोलियां चल के जा रही हैं, कभी कहीं, कोई दिन नहीं बाकी रहता, कोई दिन रोटियां मांगी जा रही है रात का। मतलब आप नेशनल क्राइम रजिस्टर को देखो,
उसमें भी किस तरह कितनी तेजी से हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। दो ही चीजों में बढ़ रही, बेरोजगारी और क्राइम। देखिए विधायकों की सुरक्षा भी जरूरी है, मैं कह रहा हूँ आम आदमी की सुरक्षा भी जरूरी है। जब तक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, हमारा प्रदेश आगे नहीं जा सकता। एक माहौल, ये तो शरणार्थी बन गई है गैंगस्टरों की। अब ये मूसेवाल जो हुआ है, तो बहुत सारे यहाँ शरण में बैठे थे, या ऐसा भी समय था कि कोई गिरोह ही नहीं था हरियाणा में, सब छोड़ गए थे। 2005 के बाद हरियाणा छोड़ गए थे, और इसी बात से गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट आई, हर जगह इन्वेस्टमेंट आई। ये दो विधायकों के जो गनमैन बढ़े हैं, दो गनमैन, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई आपके पास? हमारे तो नहीं बढ़े, हमारे तो नहीं बढ़े। जिनको थ्रेट किया उनके बढ़ाए, तो ये विधायकों के कह रहे थे ना। ये पूरी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, आम आदमी की सुरक्षा भी और विधायकों की सुरक्षा भी, जनप्रतिनिधि है। तो हुड्डा साहब, आप सरकार को सलाह क्या देंगे? क्राइम को घटाने के लिए क्या सलाह देंगे? जो जनहित के फैसले लो, एक लोगों में विश्वास पैदा कराओ। ये शासक लगाने से जनहित नहीं होते। भाई वहाँ डिप्टी कमिश्नर है, एसपी है, आपके कर्मचारी हैं, वहाँ सुशासन बिठा लो। कौन है सुशासक? भाई क्या कारण है उसका, कहाँ से तनख्वाह लेता है, किसकी क्या उसकी जिम्मेवारी है? एक अगर आईएएस अधिकारी है, एचएएस का अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी, उसकी तो जिम्मेवारी है। वो सुशासन की जिम्मेवारी जो करता है फैसले कराना। कौन है वो लोग, कहाँ से उनकी तनख्वाह आ रही है? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। हुड्डा साहब, क्या एनकाउंटर एक विकल्प हो सकता है? देखिए, सब कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जो कदम उठाने चाहिए सरकार को उठाना, सबसे कदम उठाने चाहिए। सर आप कह रहे थे कि ये शेल्टर होम बन गया गैंगस्टर हरियाणा का, आपका ये शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या डर खत्म हो गया पुलिस का, या क्या वजह क्या है, क्या लगता है? पुलिस का डर नहीं, पुलिस के सवाल नहीं है, सवाल ये है सरकार में विश्वास नहीं रहा। ये सरकार का काम है भाई। पुलिस तो 2005 से पहले यहाँ थी, 2005 से 2014 में भी यही पुलिस थी, अब यही पुलिस यहाँ पे। जातिगत जनगणना, ये सेंसस बैकवर्ड क्लासिफिकेशन करें, है जातिगत गणना तो कोई और कमीशन बनाना पड़ेगा ना सेंसस के लिए। नहीं, टर्म और रेफरेंस तो होनी चाहिए भाई। उसका बैकवर्ड कमीशन बनाते वक्त उसके साथ ही ये भी फैसला करना चाहिए था, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। उसके लिए अलग कमीशन गठित हाँ, करते हैं। हम तो जनगणना करते हैं ना, सेंसस कराते हैं, जैसे बिहार में कर दिया तो यहाँ भी कराएं। जब लाभ होगा इसका कमीशन बनाने का। टर्म ऑफ रेफरेंस में देख रहा था, इसमें क्रीमी लेयर का कोई निगरानी नहीं, खाली ये कोई कितने लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं। तो टर्म ऑफ रेफरेंस जो है ये आनी चाहिए कि भाई आप करो, और जनगणना के लिए आदेश देते साथ के साथ, जब उसका इम्प्रूव करते हैं। बाकी जो 4,60,000 के आसपास जो बताया आपने ड्रीम पेंशन, ये अभी कटी है एक महीने के अंदर, या क्या ओल्ड एज पेंशन? हाँ, 4,76,000 बताया, कितना बताया? ये कटी कब है? जब से अभी आजकल में कटी है, या 8 साल में कटी है, या 2 साल में कटी है, या परिवार पहचान पत्र लागू होती कटी है? परिवार पहचान पत्र क्या पोर्टल है? पोर्टल सारे मतलब पता नहीं 200 पोर्टल चला रखे हैं। पोर्टल सरकार हो गई है, अभी पोर्टल नहीं आया, पोर्टल में नहीं आया। जिसको 2 साल पेंशन नहीं मिली वो वापस देंगे बैलेंस इनको। पेंशनर तो आए साल बढ़ने चाहिए, पेंशन तो बढ़ेगी, उम्र बढ़ती है, पेंशन तो बढ़ने नहीं चाहिए, पेंशनर बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए हर साल। अब वो पोर्टल बताएगा 60 साल का हो गया क्यों हो गया, पोर्टल चलते नहीं इनके, पोर्टल सरकार, ये एक्सक्यूज है। अभी आप कह रहे थे जनता का सरकार पे विश्वास नहीं रहा, तो इसका फेलियर गृह मंत्री को मानते हैं या मुख्यमंत्री को मानते हैं? व्यक्ति की बात नहीं है, सरकार में सब शामिल है।
उस सरकार में थोड़ा बहुत तुम भी शामिल हो जो पूरी खबर नहीं लगाते। एक आपने जो जो कर्ज वाला कुछ बता रहे थे वो क्लैरिटी नहीं हो पाई, वो कंफ्यूजन सा होगा। 46% कुछ बता दिया, 27% वो दोबारा क्लैरिटी कर क्या लोग कहना क्या चाह रहे थे, कर्ज क्या है ऐसा है ना, मैंने जो बताया आप कुछ क्लैरिटी हो नहीं पाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे टाइम में 2014 तक GSDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक उसका 16% कर्ज था, वो बढ़कर 27.8 हो गया, जबकि GSDP बढ़ी है, घटना चाहिए, बढ़ गया। 2005 में जितना था 2005 से पहले जितना था उससे 2014 में हमने घटाया, कम किया, इन्होंने बढ़ाया। सर एक तो ये सर पिछले दिनों सूरजागढ़ सीएम के आवास पे गए और जो उनके निर्दलीय कार्यकर्ता थे, जो पार्षद थे, उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दिया। वो बीजेपी से और भी कई विधायक हैं जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से हमारा कह रहे हैं कि सीएम के जब हम काम कहते हैं तो हो जाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? तो वो तो नहीं मानिए, जो भी पार्षद चुना जाए विधायक के साथ किसके साथ जाते हैं, कौन सी पार्टी में ज्वाइन करता है, ये तो उनकी इच्छा है, कोई इंडिपेंडेंट जीता है उसमें मेरे को क्या है, लेकिन ये दर्शाता है कि सब ठीक ठाक नहीं है। विवेक बंधन ने रिपोर्ट सौंपी होगी सर राज्यसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा को लेकर जो दुर्भाग्य है, के सारे नेता विरोध कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में नई विधानसभा नहीं बनी गई है। तो पंजाब के सारे नेता पंजाब का कोई बात नहीं, 40% हमारा है, हमारी तो जो विधानसभा है वो हमारी है, राजधानी हमारी है, लेकिन मेरे को इस बात का ये है कि 10 एकड़ जमीन जो उनके बयान आ रहे हैं, हमारे स्पीकर साहब का भी आया है कि हम मुफ्त नहीं ले रहे, 500 करोड़ में ले रहे, क्यों भाई? और वहाँ क्यों ले रहे हो? विधानसभा के साथ क्यों नहीं ले रहे? 550 करोड़ 10 एकड़ के, इसका मतलब जमीन हमारी, इसका मतलब 51 करोड़ रुपये पर एकड़ हो गया ना। 28,000 एकड़ में बनी हुई है चंडीगढ़, और हरियाणा का हिस्सा उसमें 40% भी लगाओ तो 12,000 एकड़ के करीब आता है। तो 12,000 को 50 करोड़ से ड्राप कर दो आप, 6 लाख करोड़ हो गया। हमारे 6 लाख करोड़ दे दो, तुम्हारे को सेंटर को कहता हूँ 6 लाख करोड़ दे दो, हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र दे दो, हमारा पानी दे दो, हम राजधानी अपनी बना लेंगे। ये कोई बात थोड़ा, ये हमारी राजधानी और 550 करोड़ रुपया हमारी गलत है। हमारी जमीन का पैसा दे, हम 550 करोड़ दे दो, अपना जो है जो चंडीगढ़ पर जो हक है उसको डिल्यूट करने की बात वो हमारे को मंजूर नहीं है। हाँ, विधानसभा में छोटा है, समस्या है तो साथ बनाओ। अभी कहेंगे कि ये तो कारगुजे के उसमें आता है, भाई न्यूटन दिल्ली थी, उसका भी तो स्टेटस था, मैं सांसद था, मेरे होते होते लाइब्रेरी कैसे बन गई पार्लियामेंट हाउस के साथ, उससे पहले एनेक्सी कैसे बन गई, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती इसके साथ क्यों नहीं मिल सकता? प्रेजेंट स्ट्रक्चर को मत छेड़ो, साथ तो जमीन पड़ी है भाई, आपके सेक्रेटरीट 7 किलोमीटर जाएगा, एक आदमी यहाँ से जाएगा 7 किलोमीटर जाएगा, सेक्रेटरीट 7 किलोमीटर, आधा विधानसभा यहाँ, ये दिख रहा हो जो है नहीं। पंजाब के मंत्री तो कह रहे थे सर हम बनने नहीं देंगे विधानसभा, वहाँ भी ऐतराज है उनको। उनके कहने से क्या होता है? हरियाणा हमारा, जमीन हमारी कांग्रेस वाले भी कह रहे है, जो यहाँ कांग्रेस है वो भी कह तो कह देंगे। जब ये बादल साहब के बाद बीजेपी थी, जब बादल साहब ने SY लटवाने का काम किया तो बीजेपी ने क्या किया था भाई? वो उनकी स्टेट का मामला, मेरा अपनी स्टेट का मामला, मेरा अपना अधिकार है। बुढ़ा साहब सर 21 तारीख को ईडी पूछताछ करने के लिए बुला रही है सोनिया गांधी को, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया है कि पूरे देश भर में 21 जुलाई को विरोध प्रदर्शन होंगे, तो हरियाणा में भी क्या कोई विरोध प्रदर्शन की
रणनीति बनाई जाएगी? जो पार्टी फैसला करेगी उसको अमल किया जाएगा। आपके विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया? हाँ, हमारा विपक्ष आपके समक्ष जो है अगला कार्यक्रम यमुनानगर में है 21 अगस्त को। अडानी के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी पावर पॉलिसी बदल दी, उस पर आपको क्या कहना है? रीनिगोशिएशन हुआ है अडानी पावर के साथ में हरियाणा गवर्नमेंट? देखिए, अडानी से हमारा जो समझौता था वो लागू करना चाहिए। तो सब अब संगठन कब तक बन जाएगा? आपको सारा सिस्टम अगस्त बन रहा है, जल्दी अच्छा मजबूत संगठन आपको दिखाई देगा। ये वोट क्रॉस करने वाले जिसे राज्यसभा में वोट दी नहीं कांग्रेस को भी मार क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दी थी। अब वो नेताओं से बीजेपी से मिल रहे हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ही और उनकी आभा मंडल से मोहित है। इस विषय में कुछ कहना चाहिए? नहीं, मोहित है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता नहीं, वो हूँ। ट्वीट में वो लिखा पहले भी थे लेकिन उस बात में, लेकिन वो विधायक हैं, स्वतंत्र हैं अपना फैसला करने में। लेकिन अगर पार्टी दूसरी ज्वाइन करते हैं तो पहले अपनी सीट से जो लोग चुन के आए हैं उससे इस्तीफा दें, चुनाव लड़े, किसी पार्टी में जाए, स्वतंत्र पार्टी जाए। जो भी विधायक पार्टी के उसमें छोड़ना चाहता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करो, स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस सिंबल पे जीत के गए हैं उसको सीट खाली कर दो, फिर से चुनाव लड़ लो। क्या ये एक एक करके जो कांग्रेस से ऐसे लीडर जाएंगे? एक एक कौन से पहले वीरेंद्र सिंह चले गए, रामेंद्र जी चले वो गए, तो- धर्मवीर चले गए, वो गए तो है ना। वो तो यार तू कब की बात कर रहा है, नहीं, वो एक लड़ी कब तो की है। बात कर रहा है। मैं तो कहना ही चाह रहा था आते कि- रहते हैं, कहीं आ गए, कहीं चले गए, कहीं आएंगे, कहीं चले जाएंगे। पर इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है कांग्रेस पे? पहले पड़ गया, हैं? पहले पड़ गया सत्ता में दुनिया ही, है। सत्ता में दुनिया ही पार्टी कौन? जाने से जो बड़े नेता कांग्रेस थे, पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए करती, जन सेवा के लिए करती। तो जनसेवा करने का मौका और नहीं मिलता। सत्ता से नहीं आई, लेकिन सत्ता से दूर भी नहीं थी 19 में। जोड़ तोड़ की सरकार बनी, अब तो बात कह रहे थे 4000 वोट आपको 4000 वोट और हम आदमी सिंगल लाल से समझे, दूर भी नहीं थे। लोगों की वो है, लोगों ने हमारे को मुख्य विपक्षी दल भेजा है, हम उसका अपना करेंगे। हमारे को अगर सत्ता में बैठाएंगे सत्ता में बैठेंगे, विपक्ष में बैठाएंगे विपक्ष में बैठेंगे। प्रजातंत्र की यही खूबी है।